ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उनसे जो है वो जेडी वेंस और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की फोन पे बात हुई है। ईरान लड़ाई हार चुका है। ये किसी नुकसान के चलते बोला है नहीं। खबर आ रही है आयतुल्लाह खवानी कोमा में, आयतुल्लाह खवानी नहीं, माफी चाहता हूं, मुश्तबा खवानी कोमा में है। यूएई ने भारत से ऐसी मदद मांगी जिसे देना भारत के लिए आसान नहीं है और मना करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। क्या जयशंकर साहब ने ईरान के, कतर के, बहरीन के, यूएई के और अमेरिका के जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं उनसे उनकी बहुत विशेष चर्चा हुई। आज का या कल डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है 4 घंटे लगेंगे मुल्क के तुम्हारे सारे ब्रिज और सारे पावर ग्रिड काम करने। कंट्री है, इस तरीके की भाषा ईरान के लिए उपयोग में लाना इसको अनएक्सेप्टेबल ही माना जाएगा। सारी बातें हमलों का सबसे ज्यादा सामना कर रहा है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन हमलों का पहले से पता लगाना। नहीं रुकूंगा अपनी डेडलाइन में और तुम्हारे मुल्क का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 4 घंटे में खत्म कर दूंगा। भारत की पोजीशन देखें तो इनके पास भी काफी मिसाइल हैं। आर्मी टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हाल ही में प्राले मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम का तजुर्बा किया है। इंटेलिजेंस और रडार नेटवर्क पर निर्भर थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक लंबे संघर्ष में इन नेटवर्क को नुकसान हुआ है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि वो मीडिएटर बन जाएगा इस ईरान वॉर में और बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसे मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि सभी जो देश हैं, खासकर ईरान जो है वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है पाकिस्तान को मीडिएटर बनाने के लिए, और भारत की तरफ ये दोनों ही ग्रुप देख रहे हैं, ईरान हो या अमेरिका हो या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हों। अब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ भी चाहते हैं कि भारत इसमें दखल अंदाजी करे और ये वॉर रुके, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और एक तरह से जो अमेरिका की पूरी एक सिक्योरिटी जो अमेरिका देता था, जिसके लिए मिडिल ईस्ट से वो अच्छा खासा पैसा भी ले रहा था, वो बिल्कुल उसकी जो है पोल खुल गई है कि अमेरिका जो है वो पूरी तरह से तैयार नहीं है मिडिल ईस्ट की सुरक्षा करने के लिए। और ईरान ने जिस तरह से ये पूरा का पूरा मिसाइल से मारी है, हालांकि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो कहने ईरान जीती है, लेकिन सच ये कि ईरान बुरी तरह इस लड़ाई को हार चुका है और बर्बाद हो चुका है। जो भी ईरान कर सकता था कर चुका है। अब ये लड़ाई बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है और हम देखेंगे कि बहुत जल्दी सीज़ फायर हो जाएगा और जो प्रॉब्लम हो रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में वो भी सॉल्व हो जाएगी। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और इस बार मामला सिर्फ क्षेत्रीय तनाव का नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है। एक तरफ है यूनाइटेड अरब अमीरात जो भारत का सबसे करीबी साझेदार है और दूसरी तरफ है ईरान जिसके साथ भारत के रणनीतिक और ऊर्जा संबंध बेहद ऐतिहासिक हैं। और अब खबर यह है कि यूएई ने भारत से ऐसी मदद मांगी जिसे देना भारत के लिए आसान नहीं है और मना करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। बताया जा रहा है कि यूएई उन देशों में शामिल है जो इन हमलों का सबसे ज्यादा सामना कर रहा है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन हमलों का पहले से पता लगाना मुश्किल हो गया। एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ गया और अमेरिकी नेटवर्क की पोल खुल गई, बिल्कुल अमेरिका की तरह। अब तक खाड़ी देश अमेरिका के इंटेलिजेंस और रडार नेटवर्क पर निर्भर थे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक लंबे संघर्ष में इन नेटवर्क को नुकसान हुआ है, निगरानी क्षमता कमजोर हुई है और मिसाइल या ड्रोन का समय रहते पता नहीं चल पा रहा है। यानी जो सिस्टम अभेद्य माने जाते थे अब उनमें दरार दिख रही है। अब इस परिस्थिति में यूएई ने भारत से एक खास तरह की मदद मांगी, रियल टाइम इंटेलिजेंस डेटा, यानी ईरान की गतिविधियों पर नजर, मिसाइल लॉन्च की जानकारी, ड्रोन मूवमेंट का ट्रैक। और ये कोई सामान्य मदद नहीं है, ये सीधे सीधे सुरक्षा और युद्ध रणनीति से जुड़ा मामला है। ऐसे में सवाल उठता है भारत क्यों सोच में पड़ गया, क्योंकि अगर भारत यूएई की मदद करता है तो ईरान नाराज हो सकता है, तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, भारतीय जहाजों को मिलने वाली मंजूरी में दिक्कत आ सकती है और अगर भारत मदद करता है तो यूएई के साथ संबंध कमजोर हो सकते हैं, वहां रहने वाले लाखों भारतीय प्रभावित हो सकते हैं। ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा स्तंभ है। तेल और गैस सप्लाई, चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट, मध्य एशिया तक पहुंच, अगर संबंध बिगड़ते हैं तो इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दूसरी तरफ है यूएई जहां
35 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। हर साल अरबों डॉलर का रेमिटेंस भारत भेजते हैं। यानी यूएई सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि भारत की आर्थिक लाइफलाइन में भी अहम भूमिका निभाता है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि ईरान की तरफ से अप्रत्यक्ष चेतावनी बताया जा रहा है कि अगर भारत खुलकर यूएई का साथ देता है तो ईरान भारत की डिहाइफनेशन नीति को खत्म मान सकता है। बता दें, भारत की विदेश नीति का एक अहम सिद्धांत है एक साथ सभी देशों से संतुलित संबंध बनाना। जैसे ईरान और यूएई दोनों से दोस्ती, इजराइल और अरब देशों दोनों से रिश्ते। इस नीति की वजह से भारत ने वर्षों तक संतुलन बनाए रखा, लेकिन अब यूएई की मांग, ईरान का दबाव इस संतुलन को तोड़ने की स्थिति में ले आए हैं। इस पूरे संकट का असर सिर्फ यूएई तक सीमित नहीं है, सऊदी अरबिया, कतर जैसे देशों की सुरक्षा भी खतरे में है। ईरान प्लान्स ह्यूमन चेंज एट पावर प्लांट एज ट्रम्प स्ट्राइक्स लूम्स, डेडलाइन लूम्स। जी हाँ साथियों, ईरान के अली रेजा रहमी जो वहां के सुप्रीम काउंसिल फॉर यूथ एंड एडोलसेंट्स हैं, उन्होंने यंग पीपल, एथलीट्स, आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को अपील की है कि 2 बजे अपने अपने शहर में आपके यहाँ जहां भी की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसको उन्होंने नेशनल असेट्स बोला है, बिलोंगिंग टू द फ्यूचर ऑफ ईरान बोला है, रिगार्डलेस फॉर एंड कॉल्ड फॉर यूनिटी रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, कि तुम्हारा पॉलिटिकल व्यू पॉइंट कोई भी हो, अपील करी है उस टेंशन के चलते जो ट्रंप ने बोला है कि ईरान के आज 2 PM के, अब वो करे ना करे, एक्सटेंड कर दे, मुझे इससे नहीं मतलब। तो आप लोग चेन बनाकर पावर प्लांट्स और सेंसिटिव लोकेशंस को जाकर शील्ड करिए, इंक्लूडिंग सेंसिटिव साइट्स, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, इन बिड टू कॉम्प्लिकेट और डिस्करेज मिलिट्री स्ट्राइक्स। ये बयान जो आधिकारिक ईरान का आया है, इसने डिक्लेयर कर दिया है कि ईरान लड़ाई हार चुका है। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है उनसे जो है वो जेडी वेंस और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की फोन पे बात हुई है और सारी रात ये लोग फोन पे बात करते रहे। तो बात वही की जा रही है कि किसी तरीके से सीज फायर की तरफ लाया जाए। तो क्या सीज फायर हो पाएगा? देखिए आरजू जी, अब मुझे ये आसिम मुनीर और जेडी वांस की बातचीत के विषय में पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि आज जयशंकर साहब ने ईरान के, कतर के, बहरीन के, यूएई के और अमेरिका के जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं उनसे उनकी बहुत विशेष चर्चा हुई है। और देखिए, जिस तरफ ये जा रहा है वहां जाना नहीं चाहिए। आप ट्रम्प साहब की ट्वीट को जिस तरीके का अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस उन्होंने यूज किया वो बहुत दुखद है। ईरान एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, इस तरीके की भाषा ईरान के लिए उपयोग में लाना इसको अनएक्सेप्टेबल ही माना जाएगा। सारी बातें और चैट आजाद कर लीजिएगा। तो पॉइंट मेरा ये है आरजू जी कि इस तरीके से जो होने जा रहा है, कल उन्होंने कहा हम पावर सेंटर टारगेट करेंगे। सेंटर टारगेट का मतलब हॉस्पिटल बंद, पावर स्कूल बंद, इंटरनेट बंद। ये बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग इलाज करवा रहे होंगे, उनकी अपनी जो है चिकित्सा चल रही होगी। ये सब चीजें ठीक नहीं है। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि ये ना हो। मेरी ईश्वर से कामना है डील हो जाए। ईरान को भी अब सेंस में आना चाहिए, हो गया, आपने अपनी शक्ति दिखा ली। आप मार भी किसको रहे हो? अपने ही लोगों को मारे। जितनी दुश्मनी आपने ली है पिछले 1-2 महीने में यूएई से, और क्या मिडिल ईस्ट में आपकी रिस्पेक्ट रहेगी अब कभी? एक बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट हो गया ना। अगर मान लीजिए शत्रुता थी उसको और बढ़ गई तो उसको